ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर थे। शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने मीडिया को संबोधित किया। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि हमारे बीच शानदार बातचीत हुई और हमने अपने रिश्तों को हर तरह से मजबूत किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी हमारे समय की परिभाषित दोस्ती में से एक है। ब्रिटेन नौकरशाही को कम करने और रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी के समय को कम करने के लिए खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस बना रहा है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और नियम आधारित रखने में दोनों देशों का साझा हित है। दोनों देश वायु, अंतरिक्ष और समुद्री खतरों से निपटने के लिए सहमत हुए हैं। हम स्थायी और घरेलू ऊर्जा के लिए कदम उठाएंगे। वही साझा बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बोरिस जॉनसन की भले ही प्रधानमंत्री के रूप में ये भारत की पहली यात्रा हो, लेकिन पुराने मित्र के रूप में वे भारत को अच्छे से समझते हैं। जब भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत आना ऐतिहासिक पल है। जम्मू के सुजवान इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में देर रात जो है मुठभेड़ शुरू हुई थी। लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच में ये मुठभेड़ शुरू हुई थी सुजवान इलाके में, और इस मुठभेड़ में एक CF5 का जो ऑफिसर है वो जख्मी हुआ है और लगभग 7 से 9 जो जवान हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जम्मू के अस्पताल में किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 आतंकियों को जो है सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। दोनों आतंकी जो मारे गए हैं वो जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हमला था ये फिदाइन हमला था। और ठीक 2 दिन बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो जम्मू में विजिट है, वो पल्ली पंचायत में जाके वहाँ पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और उसके बीच में ही दौरान 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला होना यानी फिदाइन हमला होना कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि आतंकी किसी बड़ी साजिश को जो है वो अंजाम देने के लिए इस इलाके में उन्होंने घुसपैठ जो है वो की थी। और यहाँ पर ये फिदाइन हमला जो है सुजवान इलाके में हुआ है। यहाँ पर 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है। मारे गए दोनों आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। फिलहाल अगर पूरे जम्मू रीजन की बात करें तो पूरे जम्मू रीजन में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह पर जो है नाकाबंदी करके सुरक्षा बल जो है वो गाड़ियों की चेकिंग जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद पूरे इलाके में, पूरे जम्मू कश्मीर में इसमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन के बाद विजिट है। उन्होंने यहाँ पर आना है और जनसभा को संबोधित करना है, और उसी के बीच में इस तरह का बड़ा आतंकी हमला होना कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए घुसपैठ कर रहे हैं। दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। दरअसल पिछले दिनों DDMA की बैठक हुई थी, इसमें निर्णय लिया गया था कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अब मास्क लगाना अनिवार्य किया जाएगा। आज दिल्ली सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में अब पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना होगा, और कोई अगर मास्क लगाता हुआ नहीं पाया गया तो उसको 500 रुपए जुर्माना देना होगा। हालांकि अभी गाड़ियों में बैठने वाले लोगों पर ये जुर्माना अभी देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आएगा, यानी गाड़ी में अगर कोई सफर कर रहा है तो उस पर ये पेनल्टी नहीं लगती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सरकार ने एहतियातन मास्क लगाना एक बार फिर से अनिवार्य किया है, और अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो 500 रुपए का जुर्माना उस पर होता हुआ नजर आएगा। हरियाणा में खिलाड़ियों से स्टेडियम में जाने पर शुल्क लिए जाने के विपक्ष के आरोप पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने जवाब दिया है। खेल मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि प्रदेश में सभी स्टेडियमों पर सबसे पहला हक खिलाड़ियों का है। संदीप सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों से खेल के मैदान में जाने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। इसके साथ ही हरियाणा के खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने भी ये कहा है कि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए स्टेडियम में जाने के लिए एक कार्ड बनाकर उन्हें देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा संदीप सिंह ने कहा कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है, जबकि खिलाड़ियों के मामले में विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। संदीप सिंह ने साफ किया है कि प्रदेश में खिलाड़ियों से खेल के स्टेडियम में जाने पर कोई फीस या शुल्क नहीं लगाया गया है, बल्कि आम लोग
जो स्टेडियम में आते हैं, इससे खिलाड़ियों की दिनचर्या प्रभावित होती है। संदीप सिंह ने कहा कि आम लोग स्टेडियम में ना घुसे और खिलाड़ी ही स्टेडियम का इस्तेमाल करें, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज करनाल पहुंचे, जहां पर वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर एक बाइक रैली को झंडी देकर उन द्वारा रवाना किया गया। वहीं हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के ऊपर जो हरियाणा सरकार के एक सीनियर आईएएस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करने की जो सिफारिश की गई है, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। दूसरा, आप नेता नवीन जैन जो लगातार हरियाणा के शिक्षा मंत्री पर एजुकेशन को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो शिक्षा मंत्री या कोई भी मिनिस्टर। तो ये आप तस्वीरें देखिए आपने कि किस तरह से आज एक बाइक रैली को झंडी देकर जो शिक्षा मंत्री हैं वो रवाना करते हुए नजर आ रहे थे। गुरुग्राम नगर निगम हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। कारण भ्रष्टाचार और कई ऐसे आरोप हैं जिसकी वजह से गुरुग्राम नगर निगम हमेशा रडार पर रहा है। और इसी के चलते एक बार फिर से गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा ने जो है ZTO समीर श्रीवास्तव यानी कि जोनल टैक्सेशन ऑफिसर समीर श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि समीर श्रीवास्तव तकरीबन 4 महीने से एक फाइल को लेकर मुकेश आहूजा को गुमराह कर रहे थे और 4 महीने से एक फाइल को उन्होंने होल्ड किया हुआ था। और इसी के चलते एक बार फिर से नगर निगम जो है वो सुर्खियों में आया है। और इस पूरी घटना के बाद अब जितने भी जोनल टैक्सेशन ऑफिसर हैं वो रडार पर आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार नगर निगम का जो विभाग है वो एक तरीके से विवादों में रहता है, कभी भ्रष्टाचार की वजह से तो कभी काम ना करने की वजह से, तो इससे नगर निगम पर कितना असर पड़ेगा और नगर निगम के अधिकारी कितने सलीके से काम करेंगे। विधानसभा के चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित नहीं करेगी, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा के ये चुनाव लड़े जाएंगे। यह बात शिमला में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व नादौन से कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाल ही में हुए उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की आलाकमान ने यह निर्णय लिया है कि सामूहिक नेतृत्व में जो है आगामी विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में लड़े जाएंगे। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 4 साल के कार्यकाल पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी निर्णय खुद नहीं लिए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो दिल्ली दरबार से आते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी जो है अपनी सरकार बनाएगी तो ओपीएस को जो है बहाल किया जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी एक स्थायी नीति बनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा के प्रमुख शिवपाल यादव दोनों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल शुक्रवार को प्रसपा प्रमुख यानी कि शिवपाल यादव आजम खान से मिलने जेल पहुंचे। ये मुलाकात करीब 1.25 घंटे तक चली। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी में शामिल होने को लेकर चाचा भतीजे दोनों खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी दे चुके हैं। 20 अप्रैल को आगरा में अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी बीजेपी से मिलेगा वो सपा में नहीं दिखेगा, जिसके बाद शिवपाल ने अखिलेश का नाम बिना लिए कहा कि अगर मुझसे दिक्कत है तो मुझे पार्टी से बाहर निकाल दे। दोनों के बयानबाजी से एक ही सवाल निकलता है, क्या वाकई शिवपाल यादव बीजेपी में जाने का मन बना चुके हैं? आपको बता दें कि 26 मार्च को सपा विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। तब से ही चाचा अखिलेश से नाराज नजर आ रहे हैं और तभी से चाचा के तेवर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब सभी बयानबाजियों को देखते हुए और सभी तेवरों को देखते हुए एक ही सवाल है, क्या सच में शिवपाल यादव बीजेपी यानी कि कमल को थामना चाहते हैं? क्या कमल का साथ देना चाहते हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल उन पर और उनके भाई बसंत सोरेन पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का मामला दर्ज है। इसी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी और रजिस्ट्रार और कंपनी को निर्देश देते हुए इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच करने का आदेश दिए हैं। इसी के साथ ही 2 हफ्ते के भीतर ही उन्हें स्टेटस रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उन तमाम 28 कंपनियों की जांच करने का निर्देश दिया है जिनमें हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन निवेश किया करते थे। बता दें कि सीएम सोरेन और उनके परिवार पर कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी कंपनियों के जरिए आय से अधिक संपत्तियां जमा करने के आरोप लगे हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि सभी 28 कंपनियां फर्जी हैं। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोलकाता से ही ऑनलाइन मोड के जरिए अपना पक्ष रखा और उन्होंने तमाम आरोपियों को बेबुनियाद बताया है। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता इस फैसले से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि माइनिंग के जरिए चाहे वैध हो या अवैध तरीके से हेमंत सोरेन ने काफी अकूत संपत्ति को पैदा किया है। ऐसे में देखा जाए तो हेमंत सोरेन कांग्रेस के ही एक नेता हैं और कांग्रेस हमेशा से सरकारी एजेंसियों पर निजी प्रयोग का इस्तेमाल करने के आरोप लगाती आई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वो इस बार जांच में सहयोग करेगी या फिर हर बार की तरह ही वही राग लापेगी। बनवारी लाल ने बावल खंड के गांव बीदावास में पहुंचकर शहीद दलीप सिंह ढिल्लों की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने सभी शहीदों को नमन किया। वहीं उन्होंने कहा कि शहीद की प्रतिमाओं से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। शहीदों के बूते ही देश चैन की सांस ले रहा है। वहीं उन्होंने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को लेकर कहा, प्रदेश मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य कराए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बावल में सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ है। सरकार किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किसानों को बोनस देने के सवाल पर कहा कि सरकार अभी ऐसा कोई विचार नहीं कर रहा। सरकार किसानों की दुगनी आय करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। आज ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीम ने छापेमारी की है और ये छापेमारी महम के गोहाना रोड पर एक निजी अस्पताल में की गई है और ड्रग कंट्रोलर की जो टीम यहाँ पहुँची और यहाँ छापेमारी की तो यहाँ पर एक अवैध रूप से फार्मेसी चलाई जा रही थी और ड्रग कंट्रोलर की टीम ने यहाँ जो अस्पताल संचालक है और यहाँ पर कार्यरत डॉक्टर और यहाँ जो मौके पर बिना लाइसेंस के फार्मेसी चलाता हुआ पाया गए युवक के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर विभाग ने कार्रवाई की है और जिला कंट्रोलर मनदीप मान यहाँ पर पहुँचे थे और मुख्यालय से भी यहाँ ड्रग कंट्रोलर विभाग के अधिकारी आए थे और जिला औषधि नियंत्रक मनदीप मान ने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर प्रदेश भर में यह अभियान चलाया गया है और लगातार निजी अस्पतालों में इस तरह की जो बिना लाइसेंस के दुकानें चलाई जा रही हैं, जो फार्मेसियां चलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घरौंडा अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार से घरौंडा अनाज मंडी पिछले काफी समय से लिफ्टिंग, जिस प्रकार से आढ़तियों को पता चला तो उन्होंने इस प्रकार से ये विवाद उत्पन्न किया और कर्मचारी ने जल्दबाजी में पहला गेट पास डिलीट करते हुए दूसरा गेट पास जारी कर दिया। पहले गेट पास जिस आढ़ती का कटा था उनका कहना है कि उन्होंने अपना ट्रक लोड करने के लिए गेट पास कटवाया था, लेकिन दूसरे आढ़ती ने कहीं ना कहीं ट्रक चालक और मंडी के जो खरीद एजेंसी कर्मचारी हैं उनसे मिलीभगत करके कहीं ना कहीं मेरे गेट पास को डिलीट करवाते हुए अपना गेट पास जारी करवा लिया, जिसमें एक भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसको पूरी तरह से मामला तूल पकड़ गया और मंडी आढ़ती एसोसिएशन की मीटिंग हुई। मीटिंग में दोनों आढ़तियों को आमने सामने बैठाकर बातचीत की। यहाँ पर दूसरे आढ़ती ने माफी मांगते हुए ये कहा कि भी उससे इस प्रकार की गलती हुई है और वह मंडी में अक्षमा याचना करता है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ जो है वो एक बार फिर सक्रिय हो गया है और उसी के चलते मौसम विज्ञान ने मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। येलो अलर्ट जो है वो के लिए जारी किया गया है।
उसी के अनुरूप जो है वो जिला कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्र जो धौलाधार की पहाड़ियां हैं वहां हल्की बर्फबारी जो है वो देखी जा सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश जो है हो रही है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा जरा दृश्य दिखाएंगे। धौलाधार की पहाड़ियाँ आप देखेंगे तो धौलाधार की पहाड़ियों पर आप देख सकते हैं कि हल्की बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। ऊपरी इलाकों में जो है वो बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में जो है वो बरसात का दौर जो है वो जारी हो गया है और उसी के चलते जो है वो हल्की ठंड जो है अब ठंडी हवाएं चल रही हैं और क्योंकि धौलाधार में जो है वो बर्फबारी हो रही है उसी के चलते जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं और मैदानी इलाकों में जो है वो तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा सकती है। ये क्योंकि ये बरसात अगर इस तरह से होती 2 दिन अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो गर्मी से लोग परेशान थे उनको राहत जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो है मैदानी इलाके उसके साथ साथ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इन इलाकों की बात करूं क्योंकि जब भी धौलाधार की पहाड़ियों पे बर्फबारी होती है या ऊंची क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो उसके चलते जो है वो मैदानी इलाकों का तापमान में जो है गिरावट जो है वो दर्ज की जाती है। और जिस तरह से बरसात जो है आज हुई है, हवाएं चल रही हैं, मुझे लगता है कि मैदानी इलाकों में भी जो है बरसात जो है वो जो तापमान है उसमें गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। कल अगर मौसम खराब रहता है तो ये जो तापमान में गिरावट है लगातार जो है वो होती रहेगी और इसके चलते जो है वो अगले कुछ दिन जो है वो गर्मी से राहत जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ मैदानी इलाके के लोगों को भी जो है वो मिलने वाली है। पीएम मोदी 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर का दौरे पर रहने वाले थे, लेकिन उनके दौरे से पहले ही सीआईएसएफ की बस पर आतंकी हमला हुआ। ये आतंकी हमला जानकारी के मुताबिक ग्रेनेड का हमला था जिसमें एएसआई शहीद हो गए जबकि 9 जवान घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी पर ये जवान जा रहे थे। बस में 15 जवान सवार थे। हालांकि मौके पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने इस हमले को बड़े स्तर पर होने से रोक दिया है। साथ ही प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई भी की है जिसमें हमला करने वाले दोनों दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि ये हमला जम्मू में शांति भंग करने के लिए किया गया था। साथ ही क्षेत्र के प्रधानमंत्री के दौरे को बाधित करने के लिए एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद के दोनों आतंकवादी आत्मघाती जैकेट पहने हुए आए थे। भिवानी शहर में इन दिनों कूड़े के ढेर लगे हैं। हालांकि प्रशासन ने कुछ दिन पहले कूड़े पर विराम लगाने के लिए चयनित जगह पर बेंच लगवा दिए हैं ताकि लोग वहां पर कूड़ा न डालें बल्कि उसका प्रयोग बैठने के लिए करें। लेकिन फिर भी लोगों ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और लगातार कूड़ा डालते रहे। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा, नगरपालिका द्वारा कूड़ा उठाने के लिए कोई टीम नहीं आती जिसकी वजह से उनके घरों में कूड़ा जमा हो जाता है। उन्हें मजबूरन जो है सड़कों पर डालना पड़ता है, गलियों में डालना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। कूड़े के कारण पूरे शहर में मच्छर इत्यादि काफ़ी संख्या के अंदर हो गए हैं जिससे बीमारियां फैलने की भी आशंका बनी हुई है। वहीं भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल का कहना है कि प्रशासन व सरकार की गाड़ियां सही समय पर प्रतिदिन आती हैं और कूड़ा उठाती भी हैं। उनका कहना था कि लोग नाजायज़ रूप से कूड़े को डालते हैं जो कि गलत है। उनका कहना था कि अगर यूं ही जारी रहा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। प्रदेश भर में बिजली का संकट का असर अब बल्लभगढ़ शहर में भी दिखाई देने लगा है। बिजली के लंबे लंबे कट लोगों को परेशान करने लगे हैं। दिन के साथ साथ रात के समय लगने वाले बिजली के लंबे लंबे कट लोगों की नींद उड़ा रहे हैं। दिन की तपिश के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है तो बिना बिजली लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। शहर में पिछले एक सप्ताह से लगातार लंबे लंबे कट लग रहे हैं जिससे 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में बिना बिजली के लोगों का बुरा हाल हो रहा है। भीषण गर्मी में बुजुर्ग, मरीज, बच्चे चैन की नींद से नहीं सो पा रहे। मौजूद लोगों का कहना है कि इस अघोषित बिजली कट के चलते कहीं ना कहीं उनकी दुकानदारी व काम धंधे व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। सोनीपत की कोर्ट में गवाह के रूप में पहुंचे गवाह को गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया, जहां पर 2 बाइक सवार पहुंचे और 3 गोलियां मारकर फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और वहीं इसको लेकर सोनीपत के बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड कर दिया है और वहीं उन्होंने ऐलान ये किया है कि सोमवार तक प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन और कोई व्यवस्था अगर दुरुस्त कर ली जाती है तो ठीक है, अन्यथा
लगातार एक रणनीति बनाकर वर्क सस्पेंड किया जाएगा। वहीं सोनीपत के एसपी ने आश्वासन दिया है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा और चेकिंग जिस प्रकार की व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था है उनको दुरुस्त करके हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। गौरतलब है कि सोनीपत में आज गोली हत्याकांड को लेकर लगातार मामला सुर्खियों में रहा है और इसी को लेकर वकील जो हैं वो डरे हुए हैं और वकीलों ने डरे होने के कारण सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने दावा किया है जल्दी आरोपी गिरफ्तार होंगे। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई है। ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। वहीं बता दें कि 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया था, जिस मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है। सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। ये रुपयों को संदिग्ध रूप से पशु और उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था। 53 मामलों में डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था, जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपी शामिल हैं और अभी तक इसमें 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। वहीं पिता लालू की बेल मिलने के बाद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पिछड़ों को न्याय दिलाकर सामाजिक अवधारणा को मजबूत करने वाले मसीहा को हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। एक बार फिर से बड़े भाई साहब का स्वागत है। रोहतक शहर में रोहतक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत आज नगर निगम की टीम रोहतक के रेलवे रोड पर पहुंची और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जैन मंदिर के छज्जे को तोड़ दिया। तो वहीं जैन समाज के लोग इकट्ठा हुए और विरोध जताते नजर आए। तो वहीं व्यापारी संगठनों ने भी उनका समर्थन दिया और मार्केट को बंद कर दिया और मांग की कि जिस अधिकारी ने भी यह कार्य किया गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र जैन वहां पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारी को लताड़ लगाई और लताड़ लगाते हुए उन्होंने वहां पर धरना दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने जैन मंदिर को टारगेट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जैन मंदिर से पहले बहुत सारे धर्म स्थल आते हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया, सबसे पहले जैन मंदिर को ही क्यों टारगेट बनाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने मांग की कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं आनंद फानंद में पहुंचे रोहतक के एसडीएम राकेश साई ने व्यापारी संगठनों को समझाया और उनके साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जिस भी अधिकारी ने यह गलत कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आश्वासन देकर उन्होंने समझाया गया। उसके बाद मार्केट को खोल दिया गया और उन्होंने कहा कि यह अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है शुरू जारी रहेगा और आगे भी, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसी को लेकर व्यापारियों के साथ बातचीत की जा रही है।